तो मेक इन इंडिया, जी हां, इस कैंपेन की शुरुआत अब से कुछ समय के बाद होने वाली है। लेकिन आपको बताते हैं कि दरअसल आखिरकार मोदी का ये मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है क्या, इससे देश को फायदा क्या होगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से जिस मेक इन इंडिया की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी, आखिर वो क्या है, क्या मतलब है मेक इन इंडिया का? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पीएम मोदी का मेक इन इंडिया। मोदी के मेक इन इंडिया का मतलब है अच्छी और जरूरत की चीजों का निर्माण ज्यादा से ज्यादा भारत में किया जाए। मोदी का सपना है कि इस योजना के तहत जरूरत की हर चीजों के पैकेट या कहे सामान पर मेड इन इंडिया लिखा हो। ये शब्द किसी सामान या पैकेट पर तभी लिखे जा सकते हैं जब उसे भारत में ही बनाया गया हो। आप किसी भी चीज का उदाहरण ले लीजिए, वो टीवी हो या मोबाइल, इन सभी में ज्यादातर चीजें बाहर की बनी होती हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि जिस तरह से हम किसी दूसरे देश की बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह दूसरे देश भी हमारे देश में बने सामानों का इस्तेमाल करें और उस पर लिखा हो मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया, और हम विश्व को कहें इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सबमरीन कम मेक इन इंडिया। ताकत है हमारे देश में। आइए, मैं निमंत्रण देता हूं। अब आपको बताते हैं कि अपने देश में किसी सामान को बनाने का फायदा आखिर क्या होता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है कि देश में बने सामान की कीमत कम होती है और लोगों को काफी कम दाम में मिलता है। इसके अलावा अगर किसी सामान का निर्माण भारत में ही होगा तो उसका निर्यात कर भी राज्य के खजाने को भरने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ देश में फैली बेरोजगारी इस योजना के तहत कम होगी। मेक इन इंडिया तो अच्छी बात है, मेक इन इंडिया तो हो रहा है। भारत का आज एक्सपोर्ट कितना है, अगर आप उसी को देखकर चलें तो आपका 325 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है। वो जो एक्सपोर्ट होता है वो भारत में बन के जाता है। भारत में अभी सैटेलाइट का जिक्र आया, तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ियों की बात आई, हमारे देश के उपग्रह जाते हैं, मिसाइल जाती हैं, वो सब देश में बनते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग को और भी बढ़ावा मिलना चाहिए। उसके लिए निरंतर ये प्रयास इस देश का रहा कि हमारी रेटिंग बढ़े, जो भारत में व्यापार करने का, निवेश करने की जो वातावरण है उसमें सुधार लाया जाए। ये लंबे समय से ही चल रहा है। खैर, सरकार को अभी इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। कितनी कंपनियां मोदी की इस योजना से खुश होती हैं और पैसा लगाने के लिए राजी होती हैं, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि सरकार के इस कदम से देश के अच्छे दिन आ सकते हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, तो मोदी का मिशन मेक इन इंडिया आपको विज्ञान भवन ले चलते हैं एक बार फिर से, जहां पर कुछ तैयारी है पूरी तरह से। उद्योगपति जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने चेहरे उद्योग जगत के। मुकेश अंबानी को आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं, साथ ही अजीम प्रेम जी के साथ साथ तमाम बड़े उद्योग जगत के चेहरे इस समय वहां पर जुटे हुए हैं। कुछ ही समय के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। ये हैं आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन। ये सभी लोग पहुंचे हैं और इन सभी की उपस्थिति में नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे अपने इस कैंपेन की, जिसमें कि न सिर्फ इन उद्योगपतियों को भी बल्कि पूरी दुनिया में संदेश देने की कोशिश की अब रेड टैपिज्म नहीं है हिंदुस्तान में, बल्कि अब रेड कार्पेट बिछा हुआ है। आप आइए और हिंदुस्तान में अपने उद्योगों को लगाइए और यहाँ की जो लेबर है, यहाँ के जो लॉज हैं, वो आपकी मदद करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत, इस आइडिया की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने उसकी एक मानगी दी थी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, जब उन्होंने इस बात कहा था कि हम मेक इन इंडिया इस कैंपेन को शुरू करेंगे जल्दी ही। जापान जब गए थे नरेंद्र मोदी, तब भी उन्होंने इस बात को कहा था कि अब हिंदुस्तान में रेड टैपिज्म नहीं है, बल्कि अब रेड कार्पेट बिछा हुआ है। और आज कह सकते हैं कि पूरे एक जोश के साथ और पूरे तामझाम के साथ ये शुरुआत की गई। दो खास मेहमान और जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ अमित कुलकर्णी, डायरेक्टर वार सिद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं डायरेक्टर, वो भी हमारे साथ हैं। अमित, आपका भी स्वागत है। एक रिएक्शन अमित आपसे,
नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों को रिझाने की पूरी कोशिश है ये, और ये संदेश है कि आप हिंदुस्तान में आकर उद्योग लगाएंगे तो आपको यहां पर फायदा होगा। जी जी, कैसे देखते हैं इसको? इसमें उनका यही कहना है कि हेलो जी जी, तो उसमें इनका यही कहना है कि इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली एक कंट्री है, और इसमें हमारी पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ रही है, और चाहे उसमें कंज्यूमर गुड्स हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, तो हमें इस उपलब्धि का पूरे से पूरा फायदा उठाना चाहिए, और हम एक म्यूचुअल मॉडल की तरह हम इसमें वर्क कर सकते हैं, ऐसा मोदी जी का मानना होगा कि इंडस्ट्रीज है, बाहर की इंडस्ट्रीज है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स है, बट अगर उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, तो एक भारत में हम दे सकते हैं आपको। हमारे पास स्किल्ड लेबर है, हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, और एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, ऐसा उनका मानना है, जिससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को एक काफी बढ़ोतरी मिलेगी। और मैं एक क्रांतिकारी इसको एक चीज मानता हूं, और इससे अगर ये सही तरीके से चला और इसमें सही पार्टिसिपेशन हुआ, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। बिल्कुल। तो ये हमें इसका स्वागत करना चाहिए। हमें स्वागत करना चाहिए। उद्योग जगत से तो पॉजिटिव रिएक्शंस हैं कि उद्योग इसका स्वागत किया जाना चाहिए और एक क्रांतिकारी कदम है। नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की आज शुरुआत कर रहे हैं इस कैंपेन की। दिल्ली के विज्ञान भवन की तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखाते हैं, जहां पर जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि बस इंतजार प्रधानमंत्री का किया जा रहा है, जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री कलराज मिश्र दिखाई दे रहे हैं, साथ ही अनंत गीते, कलराज मिश्र, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य भी अभी पहुंच चुके हैं, और नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है जो कि आज इस कैंपेन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि कल से प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा शुरू हो रहा है, जहां पर उनकी मुलाकात अमेरिका के कुछ जाने माने उद्योगपतियों से भी है, बड़े चेहरों से है। वहां पर भी ये संदेश जाएगा कि आखिरकार रविशंकर प्रसाद हैं, और साथ ही नरेंद्र तोमर भी आप देख सकते हैं। तो अमेरिकी दौरे से एक दिन पहले इस कैंपेन की शुरुआत के आखिरकार मायने क्या हैं, और ये आप धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल। अनिला जी, बहुत तामझाम के साथ, एक बड़े फैनफेयर के साथ इस कैंपेन की शुरुआत की जा रही है, और खासकर उद्योग जगत से तो बहुत पॉजिटिव रिएक्शन अभी तक तो मिल रहा है। बिल्कुल ना, मैं ये कहूँगी कि केवल इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नहीं, पूरे देश में एक बहुत ही सकारात्मक माहौल है, और ख़ास तौर से युवाओं में बहुत जोश है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी उतनी ही ज़्यादा रोज़गार आएंगे। तो मोदी जी का जो विजन और मिशन, मैं दोनों चीज़ कहूँगी, बहुत ही क्लियर रहा है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद तो खैर उसमें जो उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया था उसमें काम करने में वो लग गए थे। तो डेफिनेटली जिस प्रकार से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वर्किंग हैंड्स हैं, वो शायद बिल्कुल अब तक खाली बैठे हुए थे। अब जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होंगे, उतना ही मेरे ख्याल से इस देश की इकॉनमी जो है वो इम्प्रूव होगी। शाबू जी, आप एक बात कह रहे थे कि कुछ लेबर लॉस को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन एक जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आके एक इंप्रेशन दिया है कि जितने भी ऑफिसेस हैं, जितने भी बाबू हैं, वो काम कर रहे हैं, वो एक आपको लगता है कि पिछली सरकारों से थोड़ा सा अलग है? वो जो खासकर एक डर है पीएमओ का कि कब कॉल आ जाए, कब कोई चेकिंग हो जाए। जो बाबू या जो ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं वो पीएमओ में या केंद्र सरकार के अधीन है, वो काम कर रहे हैं। स्टेट की स्थिति वही सही है। दूसरा, जहाँ तक मजदूरों का मामला है, तो मजदूर ना तो वो स्टेट के अधीन है, ना वो केंद्र सरकार के अधीन है। वो अगर उनको कोई संचालित करती है तो उनके ट्रेड यूनियन ज़्यादा बेहतर तरीके से संचालित कर पाती हैं। किसी मामले पे वो भड़क गए, जबकि जो एक बड़े भारी संख्या में भाई मजदूर रखने पड़ेंगे तो बड़ी मुश्किल स्थितियाँ आ जाती हैं। दूसरे, जो लेबर लॉज हैं, उनके सुरक्षा के जो गारंटी जो कानून लेते हैं, उनके समाज कल्याण के जो कानून बने हुए हैं, वो भी कोई साधारण नहीं है।
जो अगर छोटा उद्योग मझोला है या छोटा उद्योगपति तो उसको उनके पूरा नहीं कर सकता। जो शीर्ष उद्योगपति हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखेंगे तो होता ये है कि वो जैसे ही पीक सीजन आया, पता लगा प्रोडक्शन का पीक सीजन शुरू हो गया, उधर उसके धान की रुपाई करनी तो फट से भाग जाएगा, या उसको रबी कटाई का सीजन आ गया तो फट से चला जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ ज़्यादा लाभ दिखाई पड़ता है। वो कुछ दिन तो शहर में काम करता है और ये मजदूर चूंकि उसी इलाके का होता है, बाहर से ज़्यादा नहीं आता, तो जैसे ही सीजन शुरू हुआ वो चला गया। जो बिहार के लोग खासतौर पे खेतिहर मजदूर पंजाब जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि पहले बिहार का ये मजदूर कानपुर या कलकत्ता की मिलों में काम करता था। वो उसके बाद वहाँ से जब फुर्सत मिली तो अपने गांव चलाता था। चूँकि वो बेसिकली गांव का ही मजदूर था, जो अनस्किल्ड था, उसे खेती की मजदूरी यानी मजदूरी के सिवा कुछ नहीं आता था। वो भी चला गया है जाकर के पंजाब में, ज़्यादा पैसा पा रहा है। अब जो मजदूर, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चीप लेबर है यहाँ पे, चीप लेबर कहाँ से लाएंगे? मनरेगा और इन सब चीज़ों ने या पंजाब के खेतिहर मजदूरों ने इतना पैसा दे दिया कि अब वो लेबर चीप नहीं रहा है। ठीक बात। न्यूनतम मजदूरी 350 रुपये होती है उसकी। आशीष जी, ये एक कंसर्न हो सकता है, इससे निपटना भी एक चुनौती होगी, क्योंकि अभी तो बड़ा अच्छा फील गुड फैक्टर है, इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हैं वो अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन ये चिंता हो सकती है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको लगता है कि सरकार ने कुछ कदम उठाए या फिर और उठाने की जरूरत है? देखिए, सरकार तो कदम उठा ही रही है। अब आप जैसे कह रहे हैं कि बड़े फैनफेयर से उद्योगों को बुलाया जा रहा है। जिस समय धन जन योजना प्रारंभ की थी, गरीब आदमी इस देश के मजदूर को सबसे बड़ी एक चिंता होती है कि मैं कैसे एक बैंक के अंदर खाता खुलवाऊं। और विश्व में एक रिकॉर्ड किया धन योजना ने, और आज एक सामान्य सा मजदूर पंजाब, बिहार से आके पंजाब में खेतिहर मजदूर का काम करता है और अपने एक खाता खोल कर किसी नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक में अपना पैसा अपने घर भेज रहा है बड़े आराम से। लेकिन जहां तक लेबर का प्रश्न है, अमेरिका या यूरोपीय देशों में जिस काम का $8 लगता है, भारत में वो लगभग $1 का पड़ता है। तो भारत की जो लेबर चाहे कितनी महंगी हो जाए, वो विश्व के किसी भी देश से सस्ती लेबर है, एक बात। दूसरी बात यह है कि भारत के मजदूर की कार्य करने की जो कुशलता और क्षमता है, वो विश्व के किसी भी मजदूर से बेहतर है। इसी कारण से जो भारतीय कनाडा, अमेरिका, यूरोपीय देशों में जाते हैं वो बहुत सफल होते हैं। अब किसी भी देश के अंदर 6 घंटे काम करने के बाद में मजदूर थक जाता है, उससे आगे काम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन देखने में ये आया है कि जैसे हमारे जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग 22-22 घंटे तक निरंतर काम करते हैं और मानसिक और शारीरिक काम होता है। कहने का अर्थ यह है कि हमारी जो लेबर की क्वालिटी है वो विश्व में बेस्ट है, और हमारा पेमेंट जो है वो बहुत कम है। अब जहां तक स्ट्रिंजेंट लॉस की बात है, उन लॉस का मिसयूज वामपंथी यूनियन ने, विशेषकर मैं नाम लेकर कहना चाहूंगा, AIC2, एटक, आपके CPM की यूनियन है, C2 ने, और यहां तक कि इंटक ने भी इनका दुरुपयोग किया, और उसके कारण से इस देश के अंदर मजदूर और उद्योगपति वो अलग अलग खेमों में बट गए। सच्चाई यह है कि मजदूर जो प्रतिनिधि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आने लगेगा, आप जानते होंगे कि कई सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स के अंदर लेबर यूनियनों के लोग और ऑफिसर्स एसोसिएशन के लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति आपके परसेप्शन में आ रही है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और सिंपल सी बात यह है कि जब लेबर को ये लगता है कि मैं कम से कम बेरोजगारी के चक्रव्यूह से निकल कर और रोजगार मिल रहा है मुझे, और सम्मानजनक ढंग से मैं अपने परिवार को पढ़ा लिखा पा रहा हूं, अपने माँ बाप की सेवा कर पा रहा हूं, तो मजदूर भी उद्योग के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, ये बात अमित कुलकर्णी से। अमित, उद्योग जगत उसका स्वागत तो कर रहा है, लेकिन क्या कुछ चिंताएं भी हैं क्या? नहीं, चिंताएं जरूर है, क्योंकि चिंता ये हमारी पिछली जो हमारी हिस्ट्री रही चुकी है ये सब पूरे मामले में, उसकी चिंता में होती है कि ये जो अभी जो प्रपोजल आया है सामने, वो काफी मतलब स्फूर्तिजनक है और हम उसका तहे दिल से स्वागत
जो पिछले जो अनुभव है हमारे साथ में, जो लेबर लॉज है और उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, और रेड टेपिज्म जो है, ये सही मायने में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये काफी एक हमें सोचने की बात होगी। तो ये सबसे बड़ा इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हमें सोचना होगा। तो ये एक बड़ी चिंता है कि उसको रियलाइजेशन कैसे हो सकता है, ये चीज का कैसे हो सकता है, ये हमें देखना है। ये सबसे बड़ी चिंता है। और अगर ये एक इनिशिएटिव लिया हुआ है तो उसमें आगे हम स्वागत करके आगे बढ़ना ही चाहते हैं। उसमें हम लोग कुछ किसी प्रकार का हम इसमें ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चिंता हमारे लिए सता रही है। जी, नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इस बीच में हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, पर इसमें हमें जी, नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और विज्ञान भवन में स्वागत करते हुए तमाम मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी निर्मला सीतारमण उनके साथ में हैं। इस कैंपेन की शुरुआत, अब चूंकि नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था, उनके मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य वहां पर पहले पहुंच चुके थे और साथ ही तमाम उद्योगपति वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे। तो मेक इन इंडिया, इस जो कैंपेन की शुरुआत नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं और इसको लेकर खासकर उद्योग जगत में, जैसा हम बात भी कर रहे हैं सुबह से, जो कारोबारी हैं, जो उद्योगपति हैं, जो यहाँ पर तजारत करने के लिए आना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, उनमें एक बड़ी अच्छी फीलिंग है कि सरकार उनके लिए विशेष ध्यान दे रही है। और रेड कारपेट की बात नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं कि अब रेड टैपिज्म नहीं होगा, रेड कारपेट होगा। अभी तो कोई फ्लॉ इसमें लग नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें की जानी चाहिए? अनिला जी, एक बार फिर से रिपीट। मेरा सवाल ये था कि अभी तो सब कुछ इसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पैसा आएगा, दुनिया का तमाम बड़ी कंपनीज यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है जनरेशन होगा, लेकिन जब इतनी बड़ी दरवाजे खोले जाते हैं तो कुछ और चीज़ें भी आने का खतरा रहता है। लेबर लॉस की बात यहाँ पर की जा रही है, शायद उनको अच्छा माहौल नहीं मिला तो फिर उनके बाहर जाने का भी खतरा होता है। कुछ ऐसी चिंताएं भी आपको लग रही हैं या भी आपको बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है अभी? नहीं, देखिए, परफेक्शन तो कभी भी किसी चीज़ में एकदम से आता नहीं है, वो धीरे धीरे आता है। जब भी कोई एक नई शुरुआत होती है तो उसके हिंड्रेंसेस और हर्डल्स होते हैं बीच में, और उसको टाइम टू टाइम उनको पार किया जाता है, उनमें चेंजेस लेकर आई जाती है। पर ये देखिए कि बहुत अच्छी शुरुआत है। जहाँ तक मैं समझती हूँ या मेरी जानकारी है, हमारे भारतवर्ष में फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी इतनी जल्दी और इतने अच्छे रिलेशंस जो हैं, मेरे ख्याल से या तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर शुरुआत करी थी या अब नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत करी है। तो एक, जैसे मैंने पहले भी कहा है, एक बहुत पॉजिटिव माहौल है बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए भी और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के, उनके लिए भी। और अगर मैं बात करूं चाइना की, जैसे मैं बात करूं, इस वक्त जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन इस वर्ल्ड इकॉनमी में एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, वो चाइना का तकरीबन मेरे ख्याल से 22% तक है, और दूसरे नंबर पे यूएस आता है जो 17.4% के करीब है। तो मुझे लगता है, और मुझे क्या, मोदी जी को भी ये लगता है, हिंदुस्तान में किस चीज़ की कमी है, क्यों नहीं हम कॉम्पीट कर सकते हैं। और शायद इसी राह पर इन्होंने जो बहुत सारी जो अपनी फॉरेन पॉलिसीज भी हैं या मेक इन इंडिया जो लेकर कॉन्सेप्ट आए हैं, उसी के आधार पे ये आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता। आलोक जी, स्वागत आपका। मेक इन इंडिया हो रहा है यहाँ पर कैंपेन की शुरुआत करने के लिए, आपका रिएक्शन कैसा है? मतलब अभी तो बड़ा फील गुड फैक्टर जैसा लग रहा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये पूरी सरकारी नारों पर और आयोजनों पर आधारित है, उसी कड़ी में एक आयोजन है। लेकिन उद्योग जगत से तो ठीक ठाक फीलर्स हैं अभी। उद्योग जगत से तो पहले भी बहुत से फीलर्स अच्छे आए थे, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, एंड रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट के लिए जब हमारी भाजपा की अभी बड़ी साथी बड़े गर्व से कह रही थी कि विदेशों के साथ विदेश नीति बहुत अच्छी हो गई है, मैं जानना चाहता हूं पाकिस्तान के साथ कितनी अच्छी हो गई है, चाइना के साथ कितनी अच्छी हो गई है, नेपाल के साथ क्या जल विद्युत परियोजना पे हम संधि कर पाए थे क्या? तो बताइए ना, किसके साथ कौन सा फील गुड फैक्टर नजर आ रहा है, बताएं जरा भाजपा के साथ ही। नहीं अनुराग, मेरे ख्याल से यहाँ बैठकर हमें कांग्रेस और बीजेपी की जो एक डिबेट चलती है उस पर मैं डिबेट में नहीं जाना चाहूँगी। इस वक्त पूरे कंट्री का मसला चल रहा है और आलोक जी खुद एक सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। ये उस पर्सपेक्टिव में अगर ये अपनी बात आगे रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने भी अभी ये कहा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत अच्छी पहल करी थी और इनफैक्ट मोदी जी से भी ज़्यादा आगे बढ़कर उन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस कायम किए थे और हमारे इंडियन इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट मिला था आज़ादी के बाद। मैं एक बहुत सकारात्मक ढंग से यहाँ पर अपनी बात रख रही हूँ। मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व जरूर कर रही हूँ, पर उससे पहले मैं इस देश की नागरिक हूँ, तो ये मैं डिबेट में नहीं जाना चाहूंगी कि ये मेरा तेरा करके। अब बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले।
नहीं, देखिए वो ये पार्टी वो है जो कहती थी, जो तख्ती डाल के पार्लियामेंट में घूमते थे इनके सांसद कि या तो महंगाई दूर कीजिए अन्यथा सरकार छोड़िए। आज ये फॉरेन पॉलिसी पे कौन सा नारा देकर यहां तक पहुंचे हैं? इनका मेन नारा था मर जवान मर किसान। तब इस समय ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं थे ये? नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आलोक जी, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। जब से मैं टॉक शो पे आई हूँ मैंने कोई कांग्रेस का क्रिटिसाइजेशन नहीं किया हुआ है। मैं बहुत पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक वे से मैं बात करना चाहती हूँ। और मेरे ख्याल से अगर टीवी पे बैठकर भी अगर हम एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी करते रहेंगे इस वक्त जब मेक इन इंडिया का इतना बड़ा एक कॉन्सेप्ट लेके इनॉग्रेशन नहीं, आज से पहले तो मेक इन इंडिया इस हिंदुस्तान में था ही नहीं। अगर डिबेट करनी है तो मैं डिबेट कर सकती हूँ अनुराग जी, मैं डिबेट कर सकती हूँ। गुमराह मत कीजिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार मत चलिए। और आंकड़ों पे भी बात कर सकती हूँ और परसेंटेज पे भी बात कर सकती हूँ। पर आज इतना अच्छा दिन है, नवरात्रों की शुरुआत है, एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत है, तो ना तो मैं गुस्से से और ना ही छीटाकसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। नहीं, गुस्से की बात नहीं, आप अगर यूपीए गवर्नमेंट का अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका इतिहास भी आपके सामने खोल के रख दूंगी, किस प्रकार से आपके यूपीए 1 और यूपीए 2 में आपकी सरकार ने काम किया है। चलिए थोड़ा सा नहीं करना चाह रही हूँ, जो इंडिया का इकोनॉमी। आलोक जी through the eBiz platform, a major component of defense products totally delicensed. Dual use items having military and civilian applications deregulated. Validity of industrial license extended to 3 years. All departments advised to introduce online returns through a single form. Undertake no inspection without requisite approval. Self-certification and third-party certification for Boilers Act introduced. Best business practices circulated to all states for replication. 100% FDI through automatic route for suburban rail corridors, high-speed trains, dedicated freight lines, locomotives, coaches manufacturing, freight terminal and signaling system. FDI in defense raised from 26% to 49%. For modernization and state-of-art technology on case-to-case basis, FDI allowed up to 100%. Foreign portfolio investment in defense permitted up to 24% through the automatic route. FDI in construction sector is being further liberalized with 100% FDI with the aim of developing smart cities and providing affordable housing for all. To catalyze job creation and provide flexibility in hiring and working hours to industrial units, the government is amending the Factories Act, the Apprentice Act and labor laws regarding returns and registers. In addition to this, a whole slew of other initiatives have been rolled out. A massive program for skilling the youth, Skilled India, with the creation of a new department has also been undertaken. FDI inflows have increased 74% in June-July over the same period last year. Performance of industrial sector as measured by growth of Index of Industrial Production, IIP, has improved. Performance of capital goods, which is an indication of revival of positive investment sentiment, has shown sharp improvement. Manufactured exports in July 2014 are showing a positive growth as compared to July 2013. Gross fixed capital formation has jumped to 7% in the first quarter this year as compared to -2.8% in the same period last year.
GDP growth has jumped to 5.7% in the first quarter this year as compared to 4.7% last year. To provide an impetus to India becoming a manufacturing nation, industrial corridors and smart cities are being developed. Work on 5 smart cities in Delhi-Mumbai Industrial Corridor has moved towards implementation. The perspective plan for Chennai-Bengaluru Industrial Corridor has been completed and 3 new industrial cities have been identified for development. The feasibility study for an industrial corridor on the east coast of India has been commissioned by the Asian Development Bank. For this, the Vizag-Chennai Industrial Corridor will be phase 1. The perspective plan and identification of new industrial nodes in Bengaluru, Mumbai and Amritsar-Kolkata industrial corridors have been given a major thrust. The northeastern part of India is planned to be linked with the other industrial corridors in cooperation with the government of Japan. A new National Industrial Corridor Development Authority is being created to coordinate, integrate and monitor the development of these industrial corridors in the country. Development of smart cities using next-generation technology will enable India to technologically leapfrog in the process of urbanization. 21 new industrial clusters have been approved with an ecosystem of supply chain responsiveness, lower logistic costs, availability of labor and technology upgradation. These clusters will provide costs and productivity gains and drive India up in the manufacturing chain. To promote inclusive growth, the government has focused on building a labor-intensive manufacturing sector. The Indian Leather Development Program and Scheme for Integrated Textile Parks have been given a major impetus. With a view to nurturing innovation, the government has taken up an initiative to upgrade the administration of intellectual property in the country, comparable to the best IPR offices in the world. The use of information technology strengthened, all applications and processes have been made online. And this is just the beginning. The new government has set a new direction, given a new momentum for a vibrant and a dynamic manufacturing sector. In the coming months, government will fully tap the competitive strengths of India. 3 Ds, democracy, demography and demand, to create jobs and create a new vibrant India. हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं। क्या ये कम मेक इन इंडिया That was a glimpse of some of the initiatives taken by the new government. It's a pleasure now to introduce speakers who are more than just captains of industry. They are invaluable stakeholders in a newly resurgent India. Their conviction propels our economic future. Ladies and gentlemen, they are here today because they believe in India and because every day they make in India. Please welcome the first of our luminaries from the world of business, Mr. Cyrus Mistry, Chairman, Tata Sons. Ladies and gentlemen, I'm delighted to be here with you on this momentous occasion. We in the Tata Group very warmly welcome Prime Minister Shri Narendra Modi's